हाँ देखिए, इतनी कंजंक्शंस को आपको सीखना है, वो मैं पहले नोट्स बनवा रहा हूँ आपको कंजंक्शन का, जिसमें आपसे कोई कंजंक्शन पर बात करें तो आप सही जवाब उन्हें दे सके। तो टू कंजंक्शन होती है, बिकॉज होती है, बिकॉज के बाद कंजंक्शन होती है ऑल्दो या, ठीक है। ये सारी कंजंक्शन, ठीक है, जो है वो कहलाती है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं। व्हेनेवर यू connect two English sentences by using these conjunctions, so these conjunctions format always complex sentences, and whenever you use and, but, or, either or neither nor, so they make complex compound sentences. Okay, ये कौन से बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स बना। इसमें भी और भी है, जब अपन पढ़ते जाएंगे एक एक करके तो आपको पता चल जाएगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, डेफिनेशन ये क्लियर हो गई, आपके सामने कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्लियर हो गई, और आपके सामने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी क्लियर हो गई, और आपको ये भी पता चल गया कि कौन सी कंजंक्शन किस प्रकार के वाक्य का निर्माण करती है। क्या इतनी चीजें सभी को क्लियर है? व्हाट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ द सेंटेंस कंजंक्शंस? Conjunctions are the words that join two sentences or two words. जैसे मैंने कहा राम एंड मोहन आर फ्रेंड, तो राम एंड मोहन आर फ्रेंड में सॉरी दो वर्ड्स जुड़ गए, राम और मोहन, ये दो वर्ड्स जुड़ गए, तो दो वर्ड्स को भी जोड़ता है कंजंक्शन। अब मैंने कहा राम इज इंटेलिजेंट बट मोहन इज डल, तो यहाँ देखिए दो वाक्य बट से जुड़ गए, यानी यदि दो सेंटेंस जुड़े या दो शब्द जुड़े तो हम उस शब्द को कंजंक्शन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और कंजंक्शन दो प्रकार की होती है, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड, बट, और, ईदर और नीदर नॉर होती है, जो कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करती है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बहुत सारी होती है, मैंने कुछ लिख दी है आपके सामने, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका आप प्रॉपर नोट्स बना लें। अब हम आपको वो कंजंक्शन इनमें से पहले पढ़ाने जा रहे हैं जिनका शुभ बोल रहे हैं कुछ, शुभ श्रीवास्तव, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर, my phone is hanged, so my mic is automatically on. Okay, ठीक है, it has some technical problem, and if you rejoin the class, so all the technical problems will be sort out, ठीक है, खत्म हो जाएंगे अपने आप उसको रिजॉइन कर लीजिए क्लास को, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर कंजंक्शन जो स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत आवश्यक होती हैं, जिनमें आप दिन भर कंजंक्शन का जो यूज करते हैं, जिनसे आप अपने मुंह से सेंटेंसेस बोलते रहते हैं और आपको भी पता नहीं रहता कि हम कौन सी कंजंक्शंस यूज कर रहे हैं। तो क्या सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो? तो मैं इसको सेव भी कर दे रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली आपके टीच मिनट के ऐप में भी पहुंच गया बोर्ड, ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं आपकी वो कंजंक्शन का यूज पढ़ने जो आप यूज करते हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश में, और आप जब कुछ लिखते हैं तो आपको बहुत उपयोगी होती है, ठीक है। तो हम चलें क्या? सभी को ये समझ में आ गया जो पहला नोट है? हाँ, रामेश्वरी राज मैडम कह रही है यस। चलिए, तो हम सबसे पहले कंजंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। आज जो कंजंक्शन है वो फर्स्ट हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, सो दैट। देखिए, जब भी आपको हिंदी में ताकि शब्द बोलना पड़ता है, ध्यान देना कंजंक्शन का, ठीक है। और गुंजन है यहाँ क्लास में आज? शायद नहीं है, ठीक है। तो जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इस चीज को, कंजंक्शन को बहुत अच्छे से लिख लें, क्योंकि ये कंजंक्शन आपको परीक्षा में भी पूछी जाती है, ठीक है। सो दैट को सो एज टू भी कहती है स्पोकन इंग्लिश। इसका हिंदी मायने होता है ताकि या जिससे। ध्यान रखिए, जब भी आप हिंदी में इन शब्दों का यूज करते हैं, ताकि या जिससे, तो आपको इसी कंजंक्शन से अपना वाक्य बोलना होता है, बाकी आपकी इंग्लिश में कोई मदद नहीं करेगा। जैसे ही आपने ताकि या जिससे शब्द का यूज किया, तो आप समझ जाइए कि अब आप जुड़ चुके हैं सो दैट या सो एज टू। ये दोनों का एक ही अर्थ होता है, ये दोनों भाई हैं, जुड़वा है, इनका अर्थ अलग नहीं है, हिंदी का एक ही अर्थ है। अब देखिए, जब भी आप सो दैट, मेरी आवाज अच्छे से आ रही है सबको? यस सर। हाँ, यस सर। तो आप जब भी सो दैट या सो एज टू का इस्तेमाल करें, तो जो मैं ये स्ट्रक्चर बता रहा हूँ उसी अनुसार ये सो दैट लगता है।
यानी ये अपनी संरचना और स्ट्रक्चर को फिक्स किए हैं। हमारे बाद जो भी आप बात बोलेंगे वो हम ऐसे ही लिखे जाएंगे, मतलब हमें बोलना कुछ है और लिखना कुछ है। देखिए कैसे, जैसे एक हिंदी का सेंटेंस मैं आपके सामने लिखता हूँ। मैंने कहा कि थोड़ा खिसक जाओ, जैसे मैंने लिखा थोड़ा खिसक जाओ ताकि मैं निकल जाऊं, है ना। ये अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं एक, और इसके बाद अपन मौखिक पढ़ेंगे, ओरली अपन ड्रिल लगाएंगे कि इसको बोलते कैसे। खिसक, हाँ, थोड़ा खिसक जाओ ताकि मैं निकल जाऊं, या जिससे मैं निकल जाऊं, मैं निकल जाऊं। ठीक, ये देखिए आपका हिंदी सेंटेंस है जिसमें ताकि का प्रयोग हुआ और जिससे का हुआ। अब देखिए इसको मैं अंग्रेजी लिख रहा हूँ, आप देखना, थोड़ा खिसक जाओ, ये रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट के सेंटेंसेस हम प्लीज से स्टार्ट करते हैं, इफ यू डोंट माइंड से स्टार्ट करते हैं, या सेल से स्टार्ट करते हैं, है ना। अगर हमें रिक्वेस्ट करनी है तो 3 स्ट्रक्चर याद रखिए। हम अपनी रिक्वेस्ट में से भी बना सकते हैं, हम अपनी रिक्वेस्ट सेल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम अपनी रिक्वेस्ट को, ठीक है, इफ यू डोंट माइंड से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं प्लीज से स्टार्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। प्लीज, प्लीज मूव असाइड, प्लीज मूव असाइड, एक तरफ खिसक जाओ। ये एक रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है, इसमें टेंस नहीं होता, इसमें केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो ये तो लिख दिया थोड़ा खिसक जाओ। अब ताकि के लिए मैंने लगा दिया सो दैट, और ये सो दैट इकट्ठा वाला है। अंग्रेजी में 2 प्रकार के सो दैट होते हैं, एक ऐसा जो ज्वाइंट है, देखो सो और दैट बिल्कुल एक साथ लिखा है, मतलब सिमल्टेनियसली इट हैज बीन रिटन, और एक आपने देखा होगा सो डैश डैश दैट, उसका कुछ अर्थ और होता है, वो मैं बाद में सिखाऊंगा। ये लग गया अपना ताकि, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कंजंक्शन को, ये हमने बीच में रख दिया सो दैट। अब ध्यान देना, जब जब सो दैट के बाद वाक्य बनता है वो कैसे बनता है उस पर आपको अब ध्यान देना है, ठीक है। जैसे हमने लगाया ताकि मैं निकल जाऊं, तो अब मैं लिख रहा हूँ आई मे, ठीक है, या यहाँ लगा दूंगा मैं कैन, ठीक, पास, यानी गुजर जाऊं या निकल जाऊं। ये देखिए, अब आप कहेंगे सर इसमें मे और कैन लगा, मे और कैन का अर्थ तो होता है सकता, सकती, सकते। तो याद रखिए ये फिक्स स्ट्रक्चर है, मे और कैन का अर्थ यहाँ पर कोई सकता सकती नहीं है। मे और कैन का मतलब वही है कि मैं निकल जाऊं, या मैं ऐसा कर लूं, या मैं वैसा कर लूं। तो जब जब सो दैट के बाद आप वाक्य बनाए, हमेशा उसमें मे और कैन का यूज करें। क्या ये बात समझ में आ गई? अब हम इसी में लगाते हैं सो एज टू। सो एज टू लगाना और सरल है। सो एज टू कैसे लगेगा? प्लीज मूव असाइड, प्लीज मूव असाइड मतलब थोड़ा खिसक जाइए, ठीक है। सो एज टू, ये अच्छा है। सो एज टू के बाद डायरेक्ट सो एज टू, so as to move aside, so as to, नहीं so as to नहीं लगाइए इसमें, सॉरी so as to नहीं, आप so that ही लगाइए, सॉरी। so as to का यूज मैं अलग से बताऊंगा, so as to थोड़ा सा भिन्न है, so that ही सीखिए आप अभी, ताकि और जिससे के लिए। अब देखिए, जैसे आप एक बार फिर से बता दीजिए ताकि मैं लिख लूं। अब कैसे कहेंगे? आप एक बार फिर से बता दीजिए। तो जब भी कोई ताकि का यूज करता है ना जनरली इंग्लिश में या हिंदी में, तो पहले वो रिक्वेस्ट करेगा और फिर उसका रीजन बताएगा। जैसे आप थोड़ा फिर से बता दीजिए, तो हमने फिर बोला प्लीज, ठीक है, आप फिर से बता दीजिए, एक्सप्लेन अगेन, एक्सप्लेन अगेन, ओके। तो ये हो गया प्लीज एक्सप्लेन अगेन। अब मैंने क्या रख दिया? सो दैट। अब आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, आप अपना सब्जेक्ट लगाइए। जैसे मैंने कहा आप फिर से समझा दीजिए ताकि मनीष को समझ में आ जाए, तो आप सो दैट के बाद मनीष सब्जेक्ट लिख दीजिए। आप फिर से बता दीजिए ताकि मुझे समझ में आ जाए, तो आप सब्जेक्ट आई लगा दीजिए। आप फिर से बता दीजिए ताकि सारे स्टूडेंट को समझ में आ जाए, तो सारे स्टूडेंट को अपन कहेंगे एवरी स्टूडेंट या ऑल स्टूडेंट। तो सब्जेक्ट अपन को वैसे ही लगाना है जो अपन बोल रहे हैं, ताकि मैं, आप फिर से समझा दीजिए ताकि मैं अच्छे से समझ जाऊं। तो आई यहाँ पर मैं लगा लीजिए, ठीक। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना। देखिए आपको जब ये संरचना अंग्रेजी में लिखी मिलती है तो आपको समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि आप मे का अर्थ समझते हो ही, कि मे मतलब वही होता है कि संभावना बताता है, पॉसिबिलिटी बताता है, सकता सकती होता है। लेकिन सो दैट के साथ कंडीशन अलग है, ठीक है। सो दैट के बाद
आप जब किसी वाक्य की हिंदी लगाओ तो क्या लगाओगे, आप इसकी हिंदी करके बताओगे प्लीज एक्सप्लेन अगेन, यानी कृपया फिर से समझा दीजिए, सो दैट यानी ताकि, आई मे अंडरस्टैंड। जब भी हम एप्लीकेशन लिखते हैं, स्कूल वालों को बता रहा हूँ मैं, तो देखिए जब आप स्कूल में एप्लीकेशन लिखते हैं तो लास्ट में आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखना पड़ता है, वहां पर ये सबसे ज्यादा यूज होता है। जैसे आपने कहा कि आप मुझे बुक्स दे दीजिए ताकि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकूं, है ना। प्रिंसिपल को मान लो हम लिख रहे हैं कि बुक बैंक से मुझे बुक इशू कर दीजिए, अब ये तो अपन लिख देंगे प्लीज ग्रांट मी बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, और फिर हमें ये लिखना ताकि मैं आराम से पढ़ सकूं। इस ताकि मैं आराम से पढ़ सकूं वो क्या लिख देंगे अपन, सो दैट, क्या लगाएंगे, सो दैट आई मे स्टडी, सो दैट आई मे स्टडी विद रेस्ट। देखिए इतने आराम से स्टडी विद रेस्ट, ओके, है ना। जैसे आप मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए ताकि मैं बाहर चला जाऊं। अब अपन हिंदी में कुछ भी कहें, चला जाऊं, मैं जा सकूं, या कुछ भी कहें, लेकिन अंग्रेजी में फिक्स्ड सो दैट के बाद आपको मे और कैन का इस्तेमाल कर देना है, ठीक है। जैसे मनीष ने 1-1 रुपया बचाया ताकि वो अपने भाई के लिए गिफ्ट खरीद सके, तो मनीष ने 1-1 रुपया बचाया। देखिए मनीष सेव्ड, ठीक है, सिंगल सेव्ड मनी, मनीष ने पैसा बचाया। 1-1 को मैं बाद में बताऊंगा, 1-1 को ईच एंड एवरी से लिखते हैं, वो हम सिखाएंगे आपको। मनीष सेव्ड मनी। अब ताकि, ताकि के लिए जिससे या ताकि, कोई भी हिंदी सेंटेंस आप में ताकि बोल दो या जिससे। मनीष सेव्ड मनी सो दैट, अब वह खरीद सके। मे बी, कैन भी लग सकता है, मे बी, ध्यान रखना मैंने दोनों लगा दिए, तो आपको जो भी लगाना हो, लेकिन मे ज्यादा लगता है, ज्यादातर आपको राइटिंग में मे मिलेगा। तो मनी सेव्ड मनी सो दैट ही मे बाय गिफ्ट फॉर हिज ब्रदर। नो, ये आपका ताकि और जिससे हो गया, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है ताकि? यस सर। यूज आप, हाँ, ये बस। अब क्या कोई हिंदी सेंटेंस बोलेगा ताकि या जिससे का यूज करके? कहते ना सर आप अपनी क्या आप मुझे छुट्टी दे सकते हो ताकि मैं घर पे रेस्ट कर सकूं? हाँ, तो कैन यू ऑफर मी, कैन यू ऑफर मी, ये तो पहला सेंटेंस हो गया। कैन यू ऑफर मी लीव, क्या आप मुझे छुट्टी दे सकते हैं ताकि मैं घर पे रह सकूं, सो दैट आई मे स्टे माई हाउस, आई मे स्टे माई हाउस। देखो कितने आसानी से लिख गए, ठीक है। तो ये तरीका होता है ताकि या जिससे लिखने का। क्लियर हो रहा है? यस सर। हाँ, और बताइए, जैसे आप लोग नहीं कहते सर आप आईडी भेज दीजिए ताकि जिससे, हाँ सर आई मे स्टे एट नहीं आएगा, एट माई हाउस आएगा, हाँ यहाँ एट आएगा, स्टे एट माई हाउस लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रीपोजिशन एट लगनी थी, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, जैसे आप लोग कहते हो सर आप आईडी भेज दीजिए ताकि हम क्लास ज्वाइन कर सके, तो अपन आंसर इज प्लीज सेंड मी द आईडी सो दैट आई मे ज्वाइन योर क्लास, है ना। तो आप थोड़े से मुझे शब्द बता दीजिए ताकि मेरी अंग्रेजी अच्छी हो जाए। देखो कुछ भी हम कहें, ताकि मेरी अंग्रेजी अच्छी हो जाए, ताकि मेरी अंग्रेजी अच्छी हो सके, कुछ भी कहें हम, हमें मे और इसका कैन का हेल्प लेना है। तो आप मुझे इंग्लिश सिखा दीजिए ताकि मैं विदेश जा सकूं, तो प्लीज, ठीक है, टीच मी इंग्लिश सो दैट आई मे गो टू फॉरेन। आपको समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। सो दैट, हाँ, तो अब आप ताकि और जिससे अब परेशान मत होइए, ताकि और जिससे अब आप कैसे सुलझाएंगे, सो दैट से। ये पहली कंजंक्शन का यूज है। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है, कि आपको कैसे लगाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंटेंस नंबर फर्स्ट, मतलब सेंटेंस नंबर फर्स्ट से तात्पर्य है जो बात आप साधारण बना लेते हैं। जैसे मैंने कहा प्लीज खिसक जाइए, फिर से समझा दीजिए, या यहाँ पर अपन ने थोड़ा सा ये आप मुझे किताबें दे दीजिए, इसका पूरा नहीं लिखा था, मैं लिख दे रहा हूँ, प्लीज इशू मी बुक्स, प्लीज इशू मी बुक्स, है ना। तो ये आ गया हमारा
सेंटेंस, प्लीज इशू मी बुक्स, ये मेन सेंटेंस है। मनीष सेव्ड मनी, यानी मनीष ने पैसा बचाया। कैन यू ऑफर मी लीव, ये पहला सेंटेंस हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद ताकि के लिए हमने सो दैट लगाया। तो आपको सेंटेंस नंबर फर्स्ट लगाना है, इसके बाद आपको हमेशा सो दैट लगा देना है। किस सेंस के लिए, ताकि या जिससे के लिए। और इसके बाद वाले बात में सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट के बाद आप कैन लगा दीजिए, कैन नहीं तो आप में लगा दीजिए, आप में ही लगाइए। और ज्यादातर आपको कैन मिले तो आप में ही समझिएगा, जहां भी आपको रिटन इंग्लिश में ये लिखा मिले, ठीक है। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर आपको यूज करना सो दैट के लिए। तो ये आपका सो दैट कंजंक्शन है, ठीक है। और सो दैट कंजंक्शन को आप किस स्ट्रक्चर से लिखेंगे, आप इस वाले स्ट्रक्चर से लिखेंगे। तो ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं, तो ये आप नोट अपने रजिस्टर में बनाइएगा सो दैट कंजंक्शन को लेकर के, ठीक है। अब मैं सेंटेंस दे रहा हूं, तो आप सो दैट से सेंटेंस चैट बॉक्स में लिखने के लिए तैयार रहिए। मैं यहाँ हिंदी से सेंटेंस बोलूंगा, आप चैट बॉक्स में सो दैट का यूज करके, इकट्ठा वाला सो दैट है ये, है ना। ताकि और जिससे की समस्या है आज के बाद आपकी सॉल्व हो गई। ताकि और जिससे के लिए अब आपको घूमना फिरना नहीं है, ठीक है ना, आपको यहाँ वहां ढूंढना है कुछ, ठीक है। आपको सिर्फ सो दैट का यूज करना है, ठीक है। चलिए, हमारा सेंटेंस मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, आप अच्छे से सुने और चैट बॉक्स में उसको, जो आपको स्क्रीन पर स्ट्रक्चर दिख रहा है उसकी मदद से आप ट्रांसलेट करके देखिए। जैसे आप लाउड स्पीकर पर रोक लगवा दीजिए ताकि हम पढ़ सकें। कलेक्टर को अपन एप्लीकेशन लिख रहे हैं और हमें उसमें लिखना है आप लाउड स्पीकर पर रोक लगवा दीजिए। रोक लगवाना को इंग्लिश में कहते हैं इम्पोज द बैन, ठीक है। आप लाउड स्पीकर पर रोक लगवा दीजिए, रिक्वेस्ट है, ताकि हम पढ़ सकें। इसकी अंग्रेजी आपको लिखना है चैट बॉक्स में। और कठिन शब्द मैंने आपको बता दिया, रोक लगवाने को कहते हैं इम्पोज बैन ऑन लाउड स्पीकर। चैट बॉक्स में रिस्पॉन्सेज अभी नहीं मिले हैं, आप आराम से सुन लीजिए सेंटेंस। आप लाउड स्पीकर पर रोक लगवा दीजिए ताकि हम आराम से पढ़ सकें। महक का रिस्पॉन्स हमें मिल गया है। प्लीज इम्पोज बैन, एक एन कम कर लेना महक, बैन की स्पेलिंग में। प्लीज इम्पोज बैन ऑन लाउड स्पीकर सो दैट वी कैन स्टडी। वेरी गुड। शशि यादव का भी रिस्पॉन्स मिला है, वेरी गुड, वेलकम शशि। प्लीज इम्पोज द बैन ऑन लाउड स्पीकर लिखिए, ठीक है, सो दैट अब हम पढ़ सके। यहाँ देखो शशि, आप ध्यान दीजिए, सो दैट के बाद सब्जेक्ट लगाना है, तो आई को आगे लगाइए, सो दैट आई मे स्टडी, इसको आप सुधार लेना। ओके, मिस टाइपिंग थी, मैं समझ में आ गया। चलिए, मंजू दुबे का भी हमें रिस्पॉन्स मिल गया है। प्लीज इम्पोज व्हेन ऑन लाउड स्पीकर सो दैट वी मे स्टडी। मंजू, आपका पूरा सेंटेंस सही है, लेकिन इम्पोज की स्पेलिंग में आई कर लीजिए और वैन की स्पेलिंग में बी बना लीजिए, बी फॉर बॉल। ये वैन वो होती है मारुति वैन। रामेश्वरी राज का भी हमें मैडम का मिला है मैसेज, जिसमें लिखा प्लीज बैंग ऑन। ये बैंग क्यों लिखा आपने? बैंग यानी धमाका होता है मैम, तो यहाँ इम्पोज लगाइए, बैन। प्लीज इम्पोज बैन, इम्पोज क्रिया होती है, मैं लिख दे रहा हूँ, सभी लोग नोट कर लें इसको अपनी कॉपी में, ठीक है। किसी कर्फ्यू का लगना, किसी धारा का लगाना, है ना, किसी पर प्रतिबंध लगाना, उसको अंग्रेजी में कहते हैं इम्पोज बैन। इम्पोज यानी लगाना, बैन यानी प्रतिबंध, ये क्रिया होती है पूरी, प्रतिबंध लगाना। और इसी के आगे कर्फ्यू लग गया तो इम्पोज कर्फ्यू हो जाएगा। इसी के आगे किसी को धारा लगा दी, है ना। शुभ जुड़ गए, शुभ श्रीवास्तव जुड़े हैं क्या? यस सर। हाँ, तो पापा कानून की धाराएं लगाते हैं, है ना, तो अपन वो कह सकते हैं इम्पोज सेक्शन, जो भी लगती है धारा तो उसको भी इम्पोज से ही लिखा जाता है, ठीक है। तो सभी के रिस्पांस मुझे मिले हैं और रिस्पांस अब आया है कविता नेमा का। प्लीज इम्पोज बैन ऑन लाउड स्पीकर लिखो मंजू, है ना। ऑन, अब तुमने ऑन नहीं लिखा, खाना खा के बैठा करो सभी लोग, मेरे ये अक्षर खा जाते हो आप लोग। रंजना रघुवंशी मैडम का भी हमें रिस्पांस मिला, प्लीज इम्पोज बैन। हाँ, टाइप करने में आपकी मिस्टेक हो जाती है, मैं जानता हूँ, क्योंकि मोबाइल छोटा होता है तो बैन लिखते वक्त हो सकता है आई भी दब जाता है।
ओके, तो आपको स्टडी की स्पेलिंग भी गलत हो गई है, लेकिन ठीक है, आप बोलकर बता दीजिए। रंजना मैम, इसको आप बोलकर बताइए, जरा अपना माइक अनम्यूट करें। आप रिपोर्ट बैन को हिंदी में क्या लिख सकते हैं? आप लिख लीजिए प्रतिबंध लगाना। रंजना मैम, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप माइक को ऑन करें और ये सेंटेंस बोले जरा। गलत बोले कोई दिक्कत नहीं है, आप सही बोलने की कोई कोशिश मत किया करो। चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच रही हो, ठीक है, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम ताकि को लेकर के दूसरा सेंटेंस दे रहे हैं। प्लीज, हाँ मैं बाद में बोलूँगी। हाँ ठीक है, आप बाद में बोलिएगा, ठीक है। तो अब आपके सामने सेंटेंस है, ठीक, आप थोड़ा इंतजार कीजिए ताकि मैं तैयार हो जाऊं। तैयार होना के लिए क्रिया होती है गेट रेडी। आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए ताकि मैं तैयार हो जाऊं। इंतजार करना के लिए क्रिया होती है वेट। यस, आस्था मैम का रिस्पॉन्स हमें मिला है। प्लीज, यू क्यों लगा दिया आपने? इंपरेटिव सेंटेंस में यू नहीं लगता, प्लीज के बाद कभी भी यू ना लगाएं आप लोग। प्लीज वेट सो दैट आई कैन गेट रेडी, बिल्कुल सही है, आप यू बस आपने गलत लगाया है। शुभ का भी रिस्पॉन्स मिल गया, साटी का। प्लीज वेट सो दैट आई कैन रेडी, गेट रेडी लिखो शुभ, गेट रेडी मतलब तैयार होना होता है। मंजू का भी हमें रिस्पॉन्स मिला है। और ये क्या होता है कि आप जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स देते तो वो आगे बढ़ जाते हैं, मैसेज में पढ़ नहीं पाता हूँ। कविता नीमा का भी हमें रिस्पॉन्स मिला है, प्लीज वेट ओके सो दैट आई कैन गेट रेडी, बिल्कुल सही है। पलक पटेल का भी रिस्पॉन्स सही है। और चलिए अलका का भी सही है, ठीक है। रिटन ड्रिल सही है। अब मैं ओरल ड्रिल करवा रहा हूँ, तो दो लोग अपने माइक ओपन करेंगे, है ना, जो भी स्वेच्छा से करना चाहे, ठीक है। और एक हिंदी बोलेगा और उसकी दूसरा इंग्लिश करेगा। तो ऐसे दो लोग जो है, आस्था मैम आप अपना माइक ऑन करें और वीडियो ऑन करें, और साथ में जो इनके साथ ये हिंदी सेंटेंसेस आपको प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। और आप जो भी इनकी चुनौती को स्वीकार करना चाहता है तो वो अपना माइक और वीडियो दोनों ऑन कर ले। वीडियो भी करना है सर? यस। हाँ, वीडियो भी करना है, मैं देख सकूँ ये रिस्पॉन्स की, और सब लोग अच्छे से सुनेंगे, है ना, सुनेंगे। इनमें ये लोग जो गलती करेंगे तो हम आपको सुधारेंगे बोर्ड पर, ठीक है। तो इसलिए सभी लोग ध्यान से सुनना भी, जिससे क्या है, जिनको नहीं आ रहा समझ में उनके लिए ये प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो आस्था मैम सिंपल सेंटेंसेस सीखने वाले, है ना, ताकि हम देखो हम ही यूज कर रहे हैं ना, आप सिंपल सेंटेंस दीजिए ताकि मंजू आंसर दे सके। प्लीज गिव द सिंपल सेंटेंसेस सो दैट मंजू में रिस्पॉन्स, मंजू में रिप्लाई, ठीक है। ओके, स्टार्ट। सेंटेंस नंबर फर्स्ट। सर आप भेज दीजिए जिससे मैं क्लास ज्वाइन कर सकूं। सुना मंजू? नो सर। फिर से आप बताइए। सर आप लिंक भेज दीजिए जिससे मैं क्लास ज्वाइन कर सकूं। सर आप लिंक भेज दीजिए ताकि मैं क्लास ज्वाइन कर सकूं, सिंपल। प्लीज सेंड मी लिंक सो दैट ताकि मैं क्लास ज्वाइन कर सकूं, आई कैन ज्वाइन द क्लास। हाँ, वेरी गुड। नहीं ठीक है, इस पे चिंता मत करो, सही है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें एक इम्प्रेशन मेक करना है अपने दिमाग में कि इस चीज को इससे सुलझाना है, ये आप सेटअप बनाइए। देखो जैसे मैं आस्था मैम आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, आप सुनिएगा और उसको ट्रांसलेट ओरल करिएगा, ठीक है। वह भागने लगा ताकि वो अपनी जान बचा सके। वह भागने लगा, लगा पर ध्यान देना, लगता लगती पड़ा था पर नहीं, याद हो आपको। वह भागने लगा, he ran away, नहीं, so अरे पहले
आप लोग बहुत थोड़ा सा सोचिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा वो भागा, हम ये कह रहे हैं वह भागने लगा, मतलब उसने भागना शुरू किया। जब तक आप स्टार्ट नहीं लगाओगे तो लगा का सेंस नहीं आएगा। वह भागने लगा की अंग्रेजी होगी ही स्टार्टेड टू रन। हाँ अब बोलिए। सो दैट, हाँ आगे क्या बोला था? वह अपनी जान बचा सके। सो दैट ही हिज लाइफ, ही हिज क्या आएगा, ही में नहीं आएगा, सेव नहीं आएगा। सर ही में से, हाँ ही में सेव हिज लाइफ, ताकि वो अपनी जान बचा सके। ठीक है, हो सकता है इंटरप्शन के कारण मुझे सुना है। हाँ चलिए फिर से बोल दीजिए एक बार जरा। he started so that he मैं दो लोगों से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ टेक्नोलॉजी से। एक शोभा साटी और एक आस्था में। आप लोगों के माइक और आप लोगों की जो मतलब इंटरप्शंस आते हैं, या तो आप बात कट जाती है, पूरी नहीं हो पाती। ये आप क्या करते हैं, आप जहां से ज्वाइन करते हैं वहां नेटवर्क नहीं मिलता, क्या है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा अब तक। लेकिन आप सुधारिए इसको। बाहर के रूम में बैठते हैं, उसके बाद भी अब मैं मुझे भी कई क्लासेस में दिक्कत होती, तो मैंने आज ही जियो फाइबर का कनेक्शन लगवाने का ऑर्डर कर दिया है, तो कल से क्लास और रेलिवेंट होगी। लेकिन ये थोड़ा सा आप लोग इम्प्रूव करिएगा, क्योंकि क्या होता है ऑनलाइन क्लास पूरी तकनीक की दम पर चलती है। whenever we take the online classes is total depend on the technology. If the technology issues comes in the class, it does not create any interest and any entertainment in the class. तो सभी से आग्रह है कि आप अपनी एयरटेल की सिम है वो जियो में करवा लें। नहीं, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट ऑफरिंग एनी प्लान, एनी टाइप ऑफ कंपनी टू यू। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने डेटा को बहुत मजबूत रखिएगा क्लास के लिए। हो सकता है खर्च हो जाता है। अब ये जो बात होती है तो ये कटती है बात, तो मुझे सुनाई नहीं देता। तो मैं ये सोचता हूँ मैंने जो सिखाया है, तो सिखाने का मतलब होता है कि जब आप बोलने लगे तो वो बोलना मुझे सुनाई नहीं देता, तो मुझे लगता फीडबैक मेरा कुछ नहीं मिला। ठीक है, ठीक है मंजू, आपने रिस्पॉन्सेस दिए। अब मंजू आप एक तुम अपना हेडफोन जो है, तुम्हारा हेडफोन मुझे लगता है कि नॉइस क्रिएट करता है, वो छोटा वाला लगाओ। तुम बहुत बड़ा हेडफोन यूज करते हो, यू यूज बिग काइंड ऑफ हेडफोन। ठीक है, यस सर। आपको मालूम है मुझे सबसे बेकार काम लगता है ऑनलाइन क्लास लेना, जिसे मैं बड़े इंटरेस्ट से लेता हूँ। बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है लाइफ में, जिस चीज को लोग ना पसंद करते हैं उसको पसंद करके मुझे पढ़ाना पड़ रहा, सिर्फ एक कारण से। और मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को सुबह 7 बजे बुलाने लगूं, क्योंकि क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, क्या कहते हैं, कोचिंग क्लासेस। तो सुबह 6 या 7 बजे मैं बैच सोच रहा हूँ शुरू करने का। इंग्लिश स्पोकन का। हाँ चलो अपन आ जाते हैं लौट कर, अभी बहुत पढ़ना है अपन ने, एक कंजंक्शन में आधा घंटा लग गया। ठीक है, चलिए तो मंजू आप एक सेंटेंस प्रोवाइड करिए। ठीक है, यहाँ पर तन्मय को, तन्मय अपना बेटा माइक ऑन करें और वीडियो ऑन करें, ताकि मैं समझ सकूं। देखो, ताकि मैं समझ सकूं, सो दैट आई मे अंडरस्टैंड। मंजू एक सिंपल सेंटेंस देना ताकि का। सिंपल, जिसमें ताकि या जिससे आ जाए। ये काफी लंबा हो जाए। हम चंदा इकट्ठा करें जिससे बाढ़ पीड़ितों की मदद कर सके। वेरी गुड, अच्छा सेंटेंस है, नए शब्द सीखने मिलेंगे आपको। तन्मय सेंटेंस बेटा ये आप सुन रहे हैं क्या? हम लिखते हैं यहाँ पर। आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? चंदा इकट्ठा करें। यस हाँ। सर। अब आ रही है? हाँ, मैं तो कह रही सुनाई दे रहा है। सर तन्मय छोटा है, इसके लिए छोटा सेंटेंस बोल दूं मैं? हाँ बोलिए बोलिए, आस्था मैम दीजिए। ठीक है, वो भी करेंगे, लेकिन अपन जो मंजू ने बोला उससे आपको सीखने मिलेगा। हाँ ठीक है,
बताओ आस्था मैम, बताओ तन्मय को सेंटेंस दो जरा। यस सर, पानी दे दीजिए जिससे मैं दवाई खा सकूं। वेरी गुड, आप इस मामले में बहुत ही पावरफुल हैं। मैं आपको अपना असिस्टेंट नियुक्त करने वाला हूं बस, ठीक है। हाँ तन्मय, आपने सुना? तन्मय, यू हर्ड व्हाट एवर आस्था मैम सेड? चलो रंजना मैम, आपने सुना होगा, रंजना रघुवंशी मैम भोपाल से हैं, उन्होंने सुना होगा सेंटेंस पानी दे दीजिए ताकि मैं दवाई खा लूं। बड़ा सेंटेंस, सरल। पानी पी लीजिए ताकि मैं दवाई खा लूं। नहीं, पानी दे दीजिए। अच्छा, प्लीज। हाँ हाँ, प्लीज वेरी गुड। टेक मी नहीं मैम, गिव लगाइए। गिव मी अ वाटर। वेरी गुड। so that I eat नहीं आई में सो दैट, और मे को तो आप ऐसा सो दैट के साथ में ही लगता है, तो ये कॉम्बिनेशन तो आप याद रख लो, है ना। सो दैट आई में eat the medicine। हाँ, टेक लगाइए, ईट नहीं, है ना। मेडिसिन को खाने के लिए, लेने के अपन टेक का यूज करेंगे। हाँ, टेक द मेडिसिन। जी सर, जी सर। ओके, अब फिर से एक बार बताइए, फिर से बोलिए। प्लीज गिव मी हाँ, द आराम से बोलो, वाटर कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सो दैट आई टेक, बोला था ना सर आपने। हाँ, टेक, so that I may take medicine. I may take. Take medicine. Very good. I may take medicine. आपको बता दूं कि जैसे आप सेंटेंस बना रही हैं, ऐसे ही मैं 12th में जब था तो मैं ऐसी अंग्रेजी बोलता था, मुझे उसकी याद आ गई, और मैं सबसे अच्छी अंग्रेजी अब बोलता हूँ। तो आप बिल्कुल भी इस बात से बेफिक्र रहिए, आप भी अच्छे से बोलेंगे। चलिए, तो ठीक है, सो दैट का यूज हमने कर लिया है, और ताकि और जिससे को हमने समझ लिया है। we can collect the money। हाँ, वो मैं कर रहा हूँ जी, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी। देखिए, हमें चंदा को इंग्लिश में क्या कहेंगे? उसको कंट्रीब्यूशन कहते हैं, कंट्रीब्यूशन कहला। हाँ, तो जैसे देखो, अब मंजू ने जो सेंटेंस बोला उस पर सभी लोग सुनना, हम लोग चंदा इकट्ठा करें। तो ये करें पर जो सेंटेंस खत्म हुआ है, तो आपको समझ में नहीं आता ये क्या करें। तो ये क्या है, एक सलाह है। देखिए, मंजू की एक सलाह है ना, अपन लोग चंदा इकट्ठा करें ताकि हम बाढ़ पीड़ितों की मदद कर सकें। हम यहाँ एक मीटिंग करें ताकि हम एक योजना बना सकें। हम यहाँ पर एक प्रोग्राम करें ताकि लोगों को हम बता सकें। तो ये जो करे होता है ना, ये एक सजेशन होता है, इसे शुड से लिखते हैं। तो हम इसको लिखेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। जैसे मैंने कहा, जैसे मंजू ने कहा था कि हम चंदा इकट्ठा करें, तो देखो इस बात को मैं लिख रहा हूँ वी शुड, है ना। अपन ने सीखा था एडवाइस को हमेशा शुड से लिखते हैं। डोनेशन अलग होता है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, डोनेशन भी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। वी शुड कलेक्ट, ठीक, द मनी, हमें पैसा इकट्ठा करना चाहिए, ठीक है। तो चंदा के लिए कंट्रीब्यूशन शब्द एक अलग है। कंट्रीब्यूट करना मतलब होता है किसी चीज को अपन क्या करते हैं, किसी को दान में देते हैं। और डोनेशन होता है जब हम कोई सुविधा लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा स्कूलों में डोनेशन लेते हैं, है ना। बच्चे का एडमिशन कराओ, वो कहते हैं भैया डोनेशन देना पड़ेगा। तो वहाँ डोनेशन क्या है, अपन दे करके कोई सुविधा को खरीद लेते हैं, तो वो डोनेशन में चेंज होता है। और कंट्रीब्यूशन में हम दे देते हैं, लेकिन हमें कोई, जैसे मान लो बाढ़ पीड़ितों को पैसा दे दिया, उनसे अपन को क्या मिलेगा, तो वो कंट्रीब्यूट करना होता है। और डोनेट करना मतलब, डोनेट ब्लड भी होता है ना। जैसे आप ब्लड दान करते हैं तो ब्लड को अपन डोनेट करते हैं, तो वो क्या है, एक वस्तु है, ठीक, जिससे कि किसी की पूर्ति हो रही है, ठीक, लेकिन हमें बदले में उसमें कुछ लाभ अगर मिलता है तो वो डोनेशन में तब्दील हो जाता है। और ब्लड के लिए पर्टिकुलर स्पेसिफिक मेडिकल लाइन का ही वर्ड होता है टू डोनेट द ब्लड, इसलिए वहां डोनेट का यूज होता है ना। लेकिन जब हम, जैसे मैंने कहा कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए 5 लाख रुपया दान दिया, तो आई डोनेटेड 5 lakhs rupees टू
गेट एडमिट माई चाइल्ड इन द स्कूल, तो ये डोनेशन में जाएगा। तो वी शुड कलेक्ट मनी, हमें पैसा इकट्ठा करना चाहिए। अब इस कलेक्ट को हटा के आप लिख सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूट, है ना। वी शुड कॉन्ट्रीब्यूट द मनी, मतलब हमें सबसे इकट्ठा करना चाहिए, ठीक है। तो इस कलेक्ट को लोग कॉन्ट्रीब्यूट जब कहने लगते हैं तो वो चंदे में तब्दील हो जाता है, तो ये हमने कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया। तो दोनों सही है, अगर आप कलेक्ट लगाएंगे तो भी सही है और अगर आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो भी सही है। तो अब मंजू ने कहा था कि वी शुड कंट्रीब्यूट द मनी, यानी हम पैसे इकट्ठा करना चाहिए ताकि हम बाढ़ पीड़ितों की मदद कर सकें। सो दैट, ये आ गया सो दैट। अब हम यानी भी मे लगता ही है, मे हैव, ठीक है। टू फ्लड विक्टिम्स कहलाते हैं, ठीक है, विक्टिम्स ये कहलाते हैं पीड़ित, इन्हें कहते हैं बाढ़ पीड़ित। ये हमारा सेंटेंस बन गया। तो देखा मंजू, आपने जो सेंटेंस कहा था वो आपके सामने कितनी इजी वे में। देखो, मैं वाक्य को बनाने का सरल तरीका इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि ऐसे सैकड़ों और हजारों वाक्य आपको दिन भर में बोलने पड़ते हैं, कभी सुनने मिलते हैं, कभी न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। तो ये आप सो दैट का क्या यूज हो जाता है। तो अब आप जैसे मान लो मैं एक इंग्लिश सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप उसकी मुझे हिंदी बताइए, तो आपको ये भी पता चलेगा कि हमें इंग्लिश से हिंदी भी आ रही है करना। जैसे मैंने यहाँ से लिखा, He gave me support. He gave me support so that I may fight. देखो, तो अब इसका क्या मतलब लगाया आप लोगों ने। उसने मुझे सहारा दिया ताकि मैं लड़ सकूं। वेरी गुड। देखो, जब मैंने इंग्लिश में लिखा आपको हिंदी आ गई, मतलब आपने दोनों तरीके सीख लिए। He gave me support, उसने मुझे सहारा दिया ताकि मैं लड़ाई लड़ सकूं। फिर मैं लिख रहा हूं इंग्लिश में, मनीष स्पोक इन अ लाउड वॉइस सो दैट एवरीवन मे लिसन हिम। मैं तुम नहीं बोल रहा। चलो, इसका बताओ, कौन बताएगा। मनीष स्पोक इन अ लाउड वॉइस सो दैट एवरीवन मे लिसन हिम। मंजू, तुम भी नहीं। हाँ, तुम भी नहीं। सर मैं सभी लोग अपने, हाँ बोलो। हाँ सर। हाँ, शशि बोल रहे हैं। जी सर। हाँ ठीक है, वीडियो ऑन करिए शशि मैम। शशि मैम अभाना में है, टीचर है, बहुत मेहनती टीचर है और सीखने के लिए सब जुझारू है। वेरी गुड। हाँ चलिए बताइए शशि जी, क्या लिखा है। वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मनीष तेज आवाज में बोलता है ताकि बोलता है कि बोला, ये बताओ। नहीं, बोल, ये क्लियर करिए, बोलता है लिखा है कि बोला। बोला। बोला, हाँ, ये ध्यान रखिए सभी लोग। अच्छे इंग्लिश स्पीकर इस बात पर ध्यान देते हैं कि स्पोक लिखा है तो बोला है और स्पीक लिखा है तो बोलता है। फर्स्ट फॉर्म मतलब ता है और सेकंड फॉर्म मतलब आ। इतना आपको आना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, थैंक यू। चलिए, तो इसकी प्रैक्टिस हो गई। अब कोई मुझे चैट बॉक्स में ये बताए कि सर मुझे सो दैट समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एन बनाइए, और सबको समझ में आ गया इसका यूज तो वाई बनाइए, और सभी लोग 10-10 सेंटेंसेस कल बनाकर सो दैट के रखेंगे। ठीक है। हाँ, मंजू को समझ में आ गया, पलक को समझ में आ गया, शुभ को भी, अमन को भी। नहीं आया हो एन जरूर बना दीजिए, मैं फिर से बता दूंगा, लेकिन कल मैं आपसे पूछूंगा तो आप पे बनना चाहिए। हम अगली कंजंक्शन पर चले, मतलब ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंजंक्शन। अब हम नेक्स्ट कंजंक्शन सीख रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले ऐसी कंजंक्शन पढ़ा रहा हूँ जो बड़े ऊट पटांग टाइप के होते हैं, यानी सो दैट अपने साथ किसको लेकर चल रहा है, मे को। अब अगली कंजंक्शन में हम पढ़ने जा रहे हैं लेस्ट, LEST। बोर्ड दिखाई दे रहा होगा सबको। इसका हिंदी अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो। ठीक है, और ये आप लोग दिन भर में बहुत यूज करते हैं। ठीक है, लेस्ट कंजंक्शन है ये। इसका हिंदी मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो।
ठीक है, यूज करते होंगे आप। तो अब इसका सेंटेंस देखिए, जैसे मैंने कहा, ठीक, कहीं ऐसा ना हो, जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो बारिश होने लगे, है ना। या हमने कहा कि जल्दी, जैसे चोर, कोई चोरी कर रहा है तो उसका साथी कह रहा है जल्दी करो कहीं ऐसा ना हो पुलिस आ जाए, है ना। ये सेंटेंस में क्या कर रहा हूँ, जल्दी करो, तो टू फास्ट, सॉरी, टू फास्ट। ये देखिए, कहीं ऐसा ना हो को आसानी से आप लगा दीजिए लेस्ट बीच में। टू फास्ट ने जल्दी करो, एक सेंटेंस बन गया। कहीं ऐसा ना हो बीच में लग गया। अब अगला सेंटेंस देखिए ध्यान से कैसे बनता है। कहीं ऐसा ना हो पुलिस आ जाए, द पुलिस। अभी कोई लिखना कुछ मत, मैं पहले समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी आप बोर्ड देखिए सिर्फ, द पुलिस शुड कम। ये देखिए, लेस्ट भी बड़ा गुंडा आदमी है अंग्रेजी में। गुंडा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जैसे सो दैट गुंडागर्दी करके कहता है कि मेरे साथ कौन आएगा, सिर्फ मैं, या कौन आएगा कि कैन। इसी तरह कंजंक्शन होती है लेस्ट, जिसका अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो। और जब जब लेस्ट आ जाएगा तो आपको अपने वाक्य हमेशा अगले जो लेस्ट के बाद बनेंगे वो शुड से बनेंगे। तो किसका कॉम्बिनेशन याद रखो, सो दैट का कॉम्बिनेशन मी और लेस्ट का कॉम्बिनेशन शुड, ये हमेशा याद रखो। हम कुछ भी कहें यहाँ पर, देखो अगर हम अकेला सेंटेंस पढ़ें द पुलिस शुड कम, तो इसका हिंदी अर्थ तो ये था पुलिस को आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पुलिस को आना चाहिए अर्थ नहीं है, यहाँ पर है कहीं पुलिस आ ना जाए। याद रखिए शुड का अर्थ वो नहीं है जो उसका मेन अर्थ होता है एडवाइस का, जो अपन ने पढ़ा था चाहिए। यहाँ तो लेस्ट लगा है तो शुड का अर्थ वही होगा जो कहीं ऐसा ना हो चाहे। जैसे मैंने कहा, जो मैं इंग्लिश वाक्य लिख रहा हूं, अब आप इसकी हिंदी आसानी से लगा के देखना। राइट इट इन योर रजिस्टर। अगला वाक्य हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट से ही बनेगा। ये ऐसे कंजंक्शन पढ़ा रहा हूं मैं जिनमें पहला वाक्य आपका रिक्वेस्ट ही बनेगा। रिक्वेस्ट बनेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाना, या टेंस वेंस कुछ नहीं। राइट इन योर रजिस्टर lest Manish should raise it। इसका हिंदी क्या होगा, अच्छे से पढ़िए। राइट इट, सॉरी बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए। अब आपका सेंटेंस अपने रजिस्टर में लिखो कहीं मनीष मिटा ना दे। वेरी गुड। अपनी कॉपी में लिखो कहीं ऐसा ना हो मनीष मिटा दे। वेरी गुड, वेरी गुड, मतलब सब अच्छे से समझ रहा, वेरी गुड। ठीक है, शुभ तुम्हें आ रहा है श्रीवास्तव, शुभ श्रीवास्तव आपको समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। है ना। तो एक हिंदी का सेंटेंस बोलो जिसमें कहीं ऐसा ना हो आए। ऐसे बोलते हो कभी? कहते हैं पढ़ाई करो कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाओ, है ना। अब देखो अपन इसको कैसे लिखेंगे, स्टडी, हाँ स्टडी हार्ड, मेहनत करके पढ़ाई करो। एक मिनट में इसको कंप्लीट कर लो मंजू, आफ्टर देन आई विल टॉक टू यू। स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। तो यू शुड फेल की अंग्रेजी आप समझ गए हो। यहाँ पर तुम्हें फेल होना चाहिए नहीं होगा, क्या होगा कि कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ, ठीक है। चलो शुभ अब बताओ एक सेंटेंस कहीं ऐसा ना हो। सर मुझे खेलने जाने दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि प्लेग्राउंड बंद हो जाए। हाँ प्लेग्राउंड बंद हो जाए, वेरी गुड। तो अब पहले तो आपने रिक्वेस्ट की मुझे खेलने जाने दीजिए प्लीज, है ना, ठीक। लेट मी, लेट मतलब अनुमति दीजिए, लेट मी गो फॉर प्लेइंग, ये आपका मैन वाक्य बन गया। लेट मी गो फॉर प्लेइंग, ठीक है। सॉरी ये अब आपको लगाना कहीं ऐसा ना हो, ये हमने लगा दिया लेस्ट, ठीक है। लेस्ट कहीं ऐसा ना हो द
प्लेग्राउंड, मतलब जो प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड। अब आपको पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखो लेस्ट के बाद जो सब्जेक्ट जुड़ा है वो है प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड क्या है? एक निर्जीव सब्जेक्ट है। तो जब निर्जीव सब्जेक्ट आपको मिले तो आपको शुड तो लगा नहीं है, शुड के बाद एक बी लगा देना है आपको। क्लियर? अगर आपको लेस्ट के बाद, देखो यहाँ लेस्ट के बाद क्या मिल रहा है? पुलिस मिल रहा है, पुलिस, तो आपने क्या लगाया? सिर्फ शुड। यहाँ लेस्ट के बाद देखो क्या मिल रहा है? मनीष, तो आपने क्या लगा दिया? शुड। यहाँ लेस्ट के बाद क्या मिल रहा है? यू, तो आपने क्या लगाया? सिर्फ शुड। लेकिन यहाँ देखिए लेस्ट के बाद क्या मिल रहा है? कहीं ऐसा ना हो प्लेग्राउंड या मैदान बंद हो जाए, शुड बी क्लोज्ड। तो शुड बी क्लोज्ड कहना पड़ेगा आपको, तब सही अंग्रेजी होगी। अगर आप कहेंगे प्लेग्राउंड शुड क्लोज तो आपका बात गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि लास्ट के बाद जो से द प्लेग्राउंड, इसी जगह हम कौन सी वॉइस बनाते हैं? पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए शुड के साथ क्या लगाना है आपको? बी, और फिर उसके बाद वर्ब। तो ये आपका सेंटेंस हो गया, प्लीज लेट मी गो फॉर प्लेइंग, मुझे खेलने के लिए जाने दो। ठीक है, ये लेट का यूज हम सिखाएंगे अभी आपको इंपरेटिव सेंटेंस में। लेट क्यों आता अंग्रेजी में? लेस्ट द प्लेग्राउंड शुड बी क्लोज्ड, ऐसा ना हो कि प्लेग्राउंड जो है वो बंद हो जाए। वेरी गुड। जैसे मैंने कहा धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ। इसका चैट बॉक्स में सभी लोग अनुवाद लिखिए। धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ। चलना को वॉक कहते हैं और गिरना को फॉल कहते हैं। वाक्य बनाइए, धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ। कैसा स्ट्रक्चर यूज करना है मैं यहाँ बना देता हूँ, आप इस स्ट्रक्चर का यूज करके लेस्ट का प्रयोग किया करें। पहले आप लगाइए सब्जेक्ट, सॉरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या लगाइए? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आप लगाइए लेस्ट। गिरने को क्या कहेंगे? फॉल, FALL, फॉल। ठीक है, फिर आप लगाइए शुड, फिर आप लगाइए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर लगाइए ऑब्जेक्ट। ये संरचना होती है लेस्ट को यूज करने की। ध्यान दीजिए, जब भी आपको लेस्ट लगाना हो तो इस संरचना का यूज करके आप आसानी से लेस्ट को चिपका सकते हैं। पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लेस्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर शुड, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर? चलिए, तो हमें जवाब मिला है मंजू का, वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल। वेरी गुड, फाइन आंसर, एक्सीलेंट। पलक पटेल का भी जवाब मिला है, वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल। और फिर हमें शुभ का जवाब मिल गया, वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, बाकी लोगों पर भी बन रहा होगा जवाब, हो सकता है लिखने में देरी हो रही होगी। का भी जवाब सही है, अलका दुबे का भी सही जवाब है, और यहाँ पर शशि मैडम का भी जवाब सही है। ठीक है, चलिए, जैसे मैंने कहा खाना खा लो, कहीं ऐसा ना हो लाइट चली जाए, है ना? खाना खा लो, कहीं ऐसा ना हो लाइट चली जाए। कोशिश करिए, गलत बनाइए, खाना खा लो, कहीं ऐसा ना हो लाइट चली जाए। हाँ, महक का जवाब मिला है मुझे, हैव फूड यानी खाना खा लो, लेस्ट यानी कहीं ऐसा ना हो। देयर कैन क्यों लगाया? कैन का यूज कभी लेस्ट के साथ नहीं होता, शुड लगाइए। देयर शुड बी अ पावर कोड। वेरी गुड। ईट फूड लेस्ट शुड पावर कोड। मंजू, इसमें लेस्ट का सब्जेक्ट नहीं लगाया। ठीक है, ईट फूड लेस्ट लाइट मे गॉन। रामेश्वरी मैम, मैंने कब बताया कि लेस्ट के साथ आप मे लगाइए? चलिए सभी लोग बोर्ड देखिए, देखिए सभी लोग सही नहीं लिख पा रहे हैं, क्या बात है? हो सकता है सेंटेंस कठिन ना दे दिया हो मैंने। खाना खा लो, खाना खा ले को अपन खाना खा लो को हम इंग्लिश में कहेंगे टेक या हैव, जो आपको बोलना हो। हैव फूड यानी खाना खा लो, खाना ले लो या खाना खा लो, ये अपन ने लेस्ट लगा दिया। अब देखिए लेस्ट के बाद क्या कह रहा हूं मैं, अच्छे से सुनिए। मैं कह रहा हूं कहीं ऐसा ना हो लाइट चली जाए, यानी हम जो सब्जेक्ट लगा रहे हैं वो है लाइट, द पावर या इलेक्ट्रिसिटी या जो भी बोलना आपको, द इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको शुड लगाना,
शुड बी फेल्ड। ठीक है, ये आपको लगाना है। अगर नहीं लगाना तो आप देयर शुड बी पावर कट भी लगा सकते हैं। देखो, लाइट जाना और पावर कट अलग अलग चीजें हैं। पावर कट होता है विद्युत कटौती, और लाइट का एकदम चला जाना वो कहलाता है फेल। ठीक है, या देयर शुड बी पावर फेलर लिख सकते हैं, पावर फेलर, लेकिन इतना कठिन लिखने की जरूरत नहीं है। टेक या हैव फूड लेस द इलेक्ट्रिसिटी शुड बी फेल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि लाइट फेल हो जाए, तो ये कहलाता है पावर कट। महक अपन तब लगाएंगे जब कोई विद्युत कटौती घोषित होती है, डिक्लेयर्ड होती है, तो वो पावर कट होता है। इलेक्ट्रिसिटी फेलर कहलाता है अचानक से लाइट चली जाना, कल चली गई थी और फिर आ गई थी, आप देख रहे थे अपनी क्लास में, तो इलेक्ट्रिसिटी फेलर होता है। ठीक है, सुबह साटी ने भी जवाब दिया है। तो सारी चीजों को अच्छे से लिख लो, कहीं ऐसा ना हो भूल जाओ। सारी चीजों को अच्छे से लिख लो, कहीं ऐसा ना हो तुम भूल जाओ। इसकी अंग्रेजी लिखिए, लिख लो, कहीं ऐसा ना हो तुम भूल जाओ। जब मार्केट जाते हैं ना पापा या फिर कोई भी मार्केट जाता है, कहते हैं ना अच्छे से लिख लो, कहीं ऐसा ना हो भूल जाओ। तो अच्छे से लिख लो, कहीं ऐसा ना हो तुम भूल जाओ। चैट बॉक्स में आपके रिस्पॉन्सेस नहीं है अभी। आधा आंसर दिया रामेश्वरी मैडम आपने, लेस्ट यू फॉरगेट, बाकी कहाँ है? यस, शशि यादव का जवाब मुझे मिला है। राइट ऑल थिंग्स मतलब सारी चीजें लिख लो। लेस्ट यू शुड फॉरगेट लगाइए। शशि मैम आप क्या करते हैं, लेस्ट के बाद शुड लगा देते हैं। देखिए, लेस्ट के बाद सब्जेक्ट लगाइए फिर शुड लगाइए। तो लिखिएगा आप कैसे, राइट ऑल थिंग्स लेस्ट यू शुड फॉरगेट लगाइए, आपने सेकेंड फॉर्म लगा दिया फॉरवर्ड। मंजू का जवाब आया है राइट एवरीथिंग लेस्ट, तुम भी शुड लगा रही हो, पहले यू शुड लिखना है, लेस्ट के बाद सब्जेक्ट पहले लगाइए, है ना, ये गलतियां मत कीजिए। हाँ, राइट ऑल थिंग्स लेस्ट यू शुड फॉरगेट, बिल्कुल सही। शुभ श्रीवास्तव का जवाब सही है, और अलका का भी जवाब बिल्कुल सही है, और महक का जवाब राइट प्रॉपरली लेस्ट यू शुड फॉरगेट, बिल्कुल सही। कहीं ऐसा ना हो तुम भूल जाओ। तो आप चैट बॉक्स में देख रहे होंगे, सभी के जवाब दिखते होंगे चैट बॉक्स में, आप देखिए। महक का जवाब सही है, आस्था मैम का भी जवाब आ गया। राइट ऑल थिंग्स वेल, अच्छे से को अंग्रेजी में वेलली या फाइनली लिखेंगे आस्था मैम। यू शुड फॉरगेट सही है। अब शशि का जवाब सही आया है, ठीक है। टाइप करते वक्त हो ही जाती गलती अब, लेकिन क्या करते हैं कि जैसे मैं अगर ओरल ड्रिल करवाऊंगा यहाँ पर तो वो बहुत टाइम लगता है, कोई माइक खोलेगा, कोई बंद करेगा, कोई आवाज आएगी, तो मैं चैट बॉक्स के जरिए आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, तो जल्दी जाओ, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें फॉर्म ना मिले। जल्दी कॉलेज जाओ, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें फॉर्म ना मिले, या ना मिल पाए, कुछ भी कह देंगे हम। महक तिवारी का जवाब है गो फास्ट लेस्ट यू शुड नॉट गेट द फॉर्म। यस, जल्दी जाओ, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें फॉर्म ना मिले। गो फास्ट कॉलेज लेस्ट यू शुड नॉट गेट फॉर्म, बिल्कुल सही। शुड के बाद नॉट लगाएंगे क्योंकि हम कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो तुम्हें फॉर्म ना मिले, तो कहीं ऐसा ना हो को हमने लेस्ट लगा दिया, और अगला वाक्य हमने नेगेटिव शुड से बना दिया। शुभ का भी जवाब आया गो फास्ट कॉलेज, वो लिस्ट की जगह लिस्ट लिख दिया, सॉरी। हाँ, यस, I know that whenever you type any letters on your mobile, because you are working on the 6-inch display, okay, so it makes the typing mistakes. I know that, okay, your answer is correct. No problem, no worry. ठीक है, फास्ट गो कॉलेज, फास्ट नहीं पहले आएगा, गो फास्ट कॉलेज लिखो बंधु, ठीक है, बाकी सब सही है। गो फास्ट कॉलेज, हाँ, गो कॉलेज फास्ट वैसे लिखना चाहिए। यू शुड नॉट, रामेश्वरी मैडम आप खाना खा के नहीं बैठे हो, ये शुड क्यों खा लिया, है ना, देखो लेस्ट यू नॉट लगा दिया, यू शुड नॉट गेट फॉर्म, ठीक है।
चलिए अंतिम सेंटेंस कहीं ऐसा ना हो को लेकर मैं बता रहा हूँ, फिर आप घर पे बहुत सारी प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस से ही आप सीखोगे। देखो यहाँ जो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं वो समझाइश इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको कोई परेशानी होगी तो आप पूछ लेंगे, ठीक है। जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो हमारी ट्रेन चूक जाए। जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो हमारी ट्रेन या हमारी ट्रेन चूक जाए। जल्दी चलो, स्टेशन जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो हमारी ट्रेन चूक जाए। मंजू आज कठिन लग रहा है क्या पढ़ना? देखो थोड़ी थोड़ी अब कठिनाइयां, अगर कुछ नया सीखोगे तो थोड़ी सी आप, लेकिन ये चीजें आपको ऐसी कहीं मिलेंगी नहीं, ऐसा कोई पढ़ाए आपको बताने वाले नहीं मिलेंगे किताब में, वही बताएंगे एंड बट और नॉट फॉर। हाँ, पलक पटेल का हमें जवाब मिला है गो फास्ट लेट्स वी शुड मिस द ट्रेन। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ट्रेन चूक जाए, बिल्कुल सही जवाब है। सुबह साटी लिख रहे हैं गो फास्ट लेट वी मिस द ट्रेन। शुड कहाँ गया इसमें सुबह साटी, जरा चेक करो। आस्था अरोरा वॉक फास्ट टू स्टेशन लेस्ट आवर ट्रेन शुड मिस, ये क्या है? शुड, बिना शुड का लेस्ट जो है आप ये समझ लीजिए कि लेस्ट एक ब्रेड है और उस पर हमेशा जैम लगेगा शुड का, समझ रहे हैं? बिना इसके वो सैंडविच नहीं बनेगी, तो शुड जरूर लगाइए। गो फास्ट लेस्ट आवर ट्रेन शुड मिस, गो अर्ली लेस्ट द ट्रेन शुड मिस। देखिए मैं लिख रहा हूँ, आराम से लिखा करो। आप लोग क्या करते हो जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ लिखने लगते हो, ठीक है। गो टू द स्टेशन, गो टू द स्टेशन। देखो ये पहला वाक्य लिख गया, अब इसमें लिखा ना जल्दी, गो टू द स्टेशन फास्टली, है ना, ये अपन ने फास्टली जोड़ दिया, यानी स्टेशन जल्दी चलो। अब इसमें क्या लगाना है? कहीं ऐसा ना हो हमारी ट्रेन चूक जाए। तो ये देखिए हमने कहीं ऐसा ना हो के लिए लेस्ट का प्रयोग कर दिया, और अब हमारी ट्रेन चूक जाए ना, हम ट्रेन मिस ना कर दे, तो ये लगाया वी, ये लगा दिया शुड, वी शुड मिस आवर ट्रेन। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी ट्रेन मिस कर दे, है ना। ये सही ट्रांसलेशन आपके सामने है। अब बताइए क्या परेशानी, कोई परेशानी किसी को? ये सेंटेंस बन गया, ठीक। ये लेस्ट का यूज हो गया, ठीक। ये देखिए लेस्ट आ गया, ये सब्जेक्ट आ गया, ये शुड लगा दिया आपने, ठीक है। हाँ समझ में आया सबको? हाँ, मंजू का जवाब सही आया। चलिए तो एक सेंटेंस फिर से सुनिए जरा मेरा वाक्य। आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए ताकि मैं बात कर सकूं। आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। महक, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो सभी लोग मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहीं ऐसा ना हो का यूज ही नहीं किया, मैंने ताकि का यूज किया जो इसके पहले पढ़ा था। यस सर, आप सो दैट कह रहे थे। यस, यही तो समझना है ना। महक ने जल्दी में लिखा अनम्यूट योर माइक लेस्ट आई कैन टॉक, है ना, तो सो दैट लगाएंगे, बिल्कुल सही है। सो दैट का यूज करना है इसमें, ताकि के लिए सो दैट लगाना है, कहीं ऐसा ना हो के लिए लेस लगाना है। आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, यानी अब मैं क्या लिखूंगा? अब मैं लिखूंगा प्लीज अनम्यूट योर माइक। अनम्यूट वर्ब है ना, प्लीज। ये देखिए प्लीज अनम्यूट योर माइक। अब यहाँ रुक कर विचार करिए, ठीक है, कि लेस्ट आएगा कि शुड, सॉरी लेस्ट आएगा कि सो दैट। कंजंक्शन कौन सी आएगी? सो दैट, तो ये लगा दिया सो दैट। अब हमें मालूम है सो दैट के बाद वाला वाक्य काय से बनता है? हमेशा मे से बनता है, लेकिन उसके पहले सब्जेक्ट आएगा। अब सब्जेक्ट कौन है? ताकि मैं आपसे बात कर सकूं, मैं यानी आई लगा दिया, ये मे लगा दिया। बात करना टॉक कहलाता है, ये टॉक हो गया, ठीक है। विद यू यानी आपसे, तो यू भी लगा सकते हैं, विद यू भी लगा सकते हैं, ये लिखते हैं। तो अभी आपने जो देखा, मैंने आपको लेस्ट पढ़ाते पढ़ाते एकदम सो दैट दे दिया, लेकिन आप लेस्ट ही लिख रहे थे।
हाँ, अनम्यूट योर माइक सो दैट। इसमें क्या बोलेंगे? मुझे किसको? जल्दी दूध दो, मेरी क्लास चल रही है। हाँ सॉरी देख, सर, मुझे जल्दी, सॉरी। सो फिर से बोलेंगे बेटा। मुझे जल्दी दूध दो, मेरी क्लास चल रही है। अब सभी लोग समझिए, ये जो दो सेंटेंस शुभ ने बोले हैं तो उसमें भाव देखिए क्या है। पहला सेंटेंस है मुझे जल्दी से दूध दो, मेरी क्लास चल रही है। पहला सेंटेंस है रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट को आप प्राय से सुलझाइए प्लीज से, है ना। प्लीज ऑफर मी, ऑफर या गिव या प्रोवाइड जो लगाना है वो लगा दीजिए। प्लीज ऑफर मी क्या, मिल्क, ये लगा दिया, ठीक है। मिल्क फास्टली, जल्दी से दो। ओके, अब देखो ना तो इसने कंजंक्शन का यूज किया, ठीक है, ना इसने ताकि कहा, ना कोई कहीं ऐसा नहीं, इसने डायरेक्ट कहा मेरी क्लास चल रही है, तो ये फुल स्टॉप लगा दिया। दूसरा सेंटेंस बिना कंजंक्शन के लगा देंगे, माय क्लास इज ऑन, माय क्लास इज गोइंग ऑन लिख दो, चल रही है। समझ गए, इसमें कोई कंजंक्शन नहीं आई। ये दोनों वाक्य अलग हैं, ये जुड़े ही नहीं है। दो वाक्य देखो अलग अलग है, प्लीज गिव मी मिल्क या प्लीज ऑफर मी मिल्क फास्टली, माय क्लास इज गोइंग ऑन। ना तो इसमें ताकि आया है, ना तो इसमें कहीं ऐसा ना हो। हाँ, अब देखो, मम्मी मुझे जल्दी से दूध दो, कहीं ऐसा ना हो मेरी क्लास छूट जाए। तब अपन कहेंगे प्लीज ऑफर मी मिल्क फास्टली लेस्ट आई शुड मिस माय क्लास। आई शुड मिस माय क्लास मतलब कहीं ऐसा ना हो मेरी क्लास छूट जाए, ठीक है। अब इसको ताकि से बनाओ, मम्मी मुझे जल्दी से दूध दो ताकि मैं जल्दी से क्लास अटेंड कर लूं, तो अपन जोड़ देंगे प्लीज ऑफर मी मिल्क फास्टली सो दैट आई कैन अटेंड द क्लास। आगे समझो, पापा मुझे 500 रुपए दे दीजिए जिससे मैं ठीक पिज्जा खा लूं, तो प्लीज गिव मी 500 रुपीज सो दैट आई मे टेक या हैव पिज्जा। क्लियर हो गया। तो अधिकतर रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स, हाँ सर आपने पिज्जा का प्रोनाउंसिएशन से कुछ और बताया कि सर मैं लिख नहीं पाया था। प्रोनाउन का यूज, और पिज्जा का प्रोनाउंसिएशन, हाँ, पिट्सा होता है, पिट्सा पिट्सा पिट्सा। लेकिन आप मत बोलिए उसको, नहीं तो कोई समझेगा नहीं, और समझेगा नहीं तो वो क्या होगा कि आपको समझेगा क्या रियल पे नहीं बन रहा है। पिट्स आप गूगल पे टाइप करिएगा, ठीक है। पिट्सा होता है, पिज्जा जो आप कहते हैं उसका राइट प्रोनाउंसिएशन होता है पिट्सा, ठीक है। तो पिट्सा होता है उसका राइट प्रोनाउंसिएशन, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या दोनों कंजंक्शन सभी को समझ में आ गई है? ठीक है। तो आज हमारी इन दोनों कंजंक्शन पर हमने काम किया है, और एक कंजंक्शन और पढ़नी थी लेकिन अब चूंकि समय हो चला है पूरा, तो अब कल जो है हमारी कंजंक्शन होगी अदरवाइज, इफ, एज सुन एज और एज लॉन्ग एज। ये कल आपको पढ़ाई जाएंगी क्लासेस में। तब तक आप लेस्ट का यूज और सो दैट का यूज ओरली करिए। बहुत सारे सेंटेंस अपने मन में बैठे बैठे ताकि और जिससे बनाइए, और उसको ओरल करिए, लिखिएगा मत। ये नहीं करना कि आप लिख रहे हैं फिर हिंदी लिख रहे हैं फिर अंग्रेजी, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको तो डायरेक्ट बनाना है। और अगर कोई सेंटेंस ऐसा लगता है नहीं बन रहा है तो वो मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए इंडिविजुअली, या फिर आप मुझे कल की क्लास में पूछिएगा कि सर ये बना रहे थे और बना नहीं। आज आस्था मैम ने भी व्हाट्सएप पे बहुत सारे सेंटेंस पोस्ट किए हिंदी के, है ना। कुछ तो मेरे पास है, मैं उनको बता देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर देखो कितने सेंटेंस से कितने प्रैक्टिस की है आस्था मैम ने। मैं बोर्ड पर ये सेंटेंस ला रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए आस्था मैम ने आज जो इतने हिंदी के सेंटेंसेस लिखे हैं, इनको जल्दी से कोई ट्रांसलेट करके मुझे बताए, ठीक है। इनकी हिंदी से अंग्रेजी करना है, ठीक है। लो ये सेंटेंस आपके सामने आ गए, सॉरी। पहला सेंटेंस है आपका, आखिरकार तुमने उनकी बात पर विश्वास कर लिया। कल मैं आपको याद हो तो मैं आपको कुछ फ्रेजल स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था। महक, ऑल महक तुम यू विश्वास करना, बिलीव, बिलीव का सेकंड फॉर्म बिलीव। आफ्टर ऑल यू बिलीव्ड ऑन his or her
his और her बात को sentence. मैटर कहेंगे अपन, मैटर का यूज करेंगे, है ना? Yes sir. यहाँ बात के लिए मैटर का यूज करेंगे, ठीक है? आफ्टर ऑल यू बिलीव्ड ऑन हिज और हर मैटर। वेरी गुड। दूसरा सेंटेंस है आखिरकार वो अपनी जान पर खेल ही गया। तो इसको कैसे बोलेंगे? मैं लिख रहा हूं, आखिरकार वो अपनी जान पर खेल ही गया, मतलब आफ्टर ऑल, ये हमने लगाया अपना फ्रेज, आफ्टर ऑल ही सैक्रिफाइस्ड, है ना? सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ। आखिरकार उसने अपना बलिदान दे ही दिया, यानी जान पर खेल गया, मतलब वो अपनी जान देना, शहीद हो जाना, ठीक है? हिज लाइफ। लो, आफ्टर ऑल ही सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर कंट्री। आखिरकार वो अपने देश के लिए अपनी जान पर खेल गया, मतलब उसने जान लगा दिया, परिवार के लिए लगा दिया। आफ्टर ऑल ही सैक्रिफाइस फॉर हिज फैमिली, तो ये आ जाएगा। आखिरकार वो अपनी वसीयत उसके नाम कर ही गया, तो आफ्टर ऑल, ठीक, ही हैंड ओवर, नाम करना यानी किसी के सपुर्द करना, हैंडेड ओवर, है ना? हिज प्रॉपर्टी, एसेट, ये होता है संपत्ति या वसीयत के लिए हम बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम बोलेंगे आफ्टर ऑल ही हैंडेड ओवर हिज यानी अपनी, और वसीयत मतलब एसेट या वसीयत के लिए मुझे अभी एक शब्द याद नहीं आ रहा, मेरे दिमाग में है। आस्था मैम, क्या यूज किया आपने इसके लिए? अरे अच्छा कहलाता है, वसीयत नाम, लेगेसी। तो वो लेगेसी वो होती है एक प्रकार की, मतलब सीमा क्षेत्र होता है, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी, संपत्ति, जमीन के रूप में, वो लेगेसी कहलाती है ना? ठीक है, मैं बताऊंगा। नहीं, ये लॉ का वर्ड है और मुझे याद नहीं आ रहा बस। अरे यार, बहुत अच्छा वर्ड है, कॉमन है, सब जानते हैं, ठीक है? चलो ठीक है, अभी आप एसेट लिख लो। दस्तावेज डॉक्यूमेंट होता है, वसीयत अलग चीज होती है। चलो ठीक है, इसको आप एसेट लिख लो, ASSE। बिल कहेंगे, बिल। हाँ, बिल जमानत होता है मैडम। चलो ठीक है, उसको अभी अपन पेंडिंग रखो, मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है। आखिरकार मैं प्रतिवेदन लिखना सीख ही गई। अल्टीमेटली भी यूज हो सकता है, आफ्टर ऑल भी यूज हो सकता है। प्रतिवेदन को रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है? प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट, ठीक है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि आफ्टर ऑल आई लर्न टू राइट द रिपोर्ट। कोरोना के कारण वो पास हो ही गया, तो आफ्टर ऑल, ठीक, ही पास्ड इन द एग्जामिनेशन ड्यू टू कोरोना। आखिरकार मुझे अंग्रेजी सीखने का सौभाग्य प्राप्त हो ही गया। आफ्टर ऑल आई गॉट ऑस्पिशियस चांस, ऑस्पिशियस मतलब सौभाग्य, ठीक है? तो आई गॉट द ऑस्पिशियस चांस टू लर्न इंग्लिश। आखिरकार वो मेरी बात मान ही गया, तो आफ्टर ऑल ही, ठीक, एक्सेप्टेड मी मतलब वो बात मान गया, उसने मुझे स्वीकार कर लिया। आखिरकार वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही गया, तो आफ्टर ऑल ही, ठीक, सक्सीडेड इन हिज डेस्टिनेशन। सक्सीडेड मतलब मंजिल तक पहुंच जाना, मतलब वो अपने काम में सफल हो गया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आफ्टर ऑल ही सक्सीडेड इन हिज डेस्टिनेशन, पर्पस, ऑब्जेक्ट, गोल, है ना? कुछ भी बोल सकते हैं। आखिरकार मेरी उससे दोस्ती हो ही गई। आफ्टर ऑल आई, ठीक, गॉट फ्रेंडशिप मतलब मिल ही गई उसकी दोस्ती। आफ्टर ऑल आई गॉट हिज फ्रेंडशिप टू मी। आखिरकार ममता वैज्ञानिक बनी गई, तो आफ्टर ऑल ममता बिकेम अ साइंटिस्ट, है ना? तो ये आफ्टर ऑल या अल्टीमेटली का भी यूज होता है आफ्टर ऑल की जगह, आखिरकार के लिए। बहुत अच्छे सेंटेंसेस है, ठीक है? तो वसीयत के लिए हमारा शब्द जो है वो रह गया, ठीक है? और जो वारिस होता है, मतलब संपत्ति का मालिक होता है, जिसके नाम वसीयत लिखी जाती है। तुम माइक अच्छा यूज किया करो बोलने के लिए, तुम बोलती बहुत अच्छा हो, लेकिन मेरे तक आवाज बहुत कम आती है, मैं, है ना? नहीं, डिस्टरबेंस नहीं है। हाँ, अब लाउड नहीं आता तुम्हारा साउंड, जैसे आस्था मैम का आता है। Sir, now
हाँ विल कह सकते हैं जब वसीयत के लिए। हाँ ये विल शब्द है शायद, बिल्कुल सही है, विल ही है। WILL विल जो होता है वो इच्छा शक्ति भी होती है, और बैल होती है जमानत, है ना जी। कानूनन शब्द में कल पढ़ाऊंगा आपको, जुडिशियली, ठीक है, कानून से जुड़ी वोकैबुलरी है जो मैं कल बताऊंगा। वैसे अभी आप संपत्ति यस सर, या पापा उसको बोलते हैं बेल। हाँ बैल मतलब जमानत होता है बेटा, लेकिन है ना। ये देखो, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ, याद, ये सभी लोग देख लो। पहले देखो ये बैल ध्यान रखो। हाँ चलो यहाँ देखो सब लोग बोर्ड देखो, ये जो VEIL लिखा है, वेल मतलब घूंघट होता है, घूंघट जो होता है उसको वेल कहते हैं, ठीक है। और BELL बैल होता है घंटी, BAIL बैल होती है जमानत, ठीक है। WELL वेल होता है अच्छा, है ना। तो इतने वेल होते हैं अंग्रेजी में, ठीक। और बैल को ऑक्स कहते हैं, नहीं तो आप बैल मतलब वो बैल लिख लो जानवर वाला। पहले बैल का अर्थ लिख लिया, VEIL वेल मतलब घूंघट। और सुनो सभी लोग मुझे सुन रहे हैं? यस सर। यस सर। हाँ तो अब ये बात ध्यान रखना, ये जो पहला आप लेटर देख रहे हैं ना, ये वेल, इसी में अगर आप अन लगा दोगे तो अनवेल मतलब होता है, जैसे अपन प्रतिमा वगैरह पे नहीं वो आते हैं नेता लोग, उसका अनावरण करते हैं, है ना। तो उसके ऊपर ढका हुआ कपड़ा हटा देते हैं, या फिर आपने देखा होगा एक पत्थर रहता है उस पर जो नेता होते हैं वो रस्सी से खींच के उसको अनवेल करते हैं। अनवेल मतलब होता है कि अनावरण करना। उद्घाटन वगैरह में आपने देखा होगा ना, तो वो अनवेल सेरेमनी भी कहलाती है, अनावरण समारोह, यानी किसी भी चीज का क्या होता है जब पर्दा खुलता है तब। तो वेल यानी घूंघट होता है, BELL बैल यानी घंटी होती है, और BAIL बैल मतलब जमानत, BAIL ध्यान रखना इसको। और WELL वेल मतलब होता है अच्छा, ठीक। ये हमारा वेल का होमोफोन, ये सारे होमोफोन है वेल के, ठीक है। तो अब आप समझ गए। शुभ आपने लिख लिया बेटा स्पेलिंग? शुभ श्रीवास्तव, यू हैव नोटेड ऑल दैट? My class is left due to some network issues. हाँ 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 हो सकता है, चलिए। तो इट मे बी सम टेक्निकल इश्यूज, सो यू हैव रिटन ऑल दीज वर्ड्स इन योर रजिस्टर, ठीक है। तो अब हमारी क्लास जा रही है। Yes, bequest is also called wasiyat, Mehak Tiwari, but I will tell you the right word in tomorrow. Okay, tomorrow I will provide offer you, grant you a new words for that. That is used in judicial language. Okay, judicial language अलग होती है, न्यायालय की भाषा अलग होती है थोड़ी सी, उसमें शब्दों की जो टर्मिनोलॉजी होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो वो अपन अलग से पढ़ेंगे, तो उसमें बताऊंगा मैं आपको। हाँ किसी का कोई प्रश्न तो नहीं? Because I am going to shut off the class now. Okay, कल हम पढ़ेंगे कंजंक्शन बहुत जल्दी क्योंकि हमें 25-26 कंजंक्शन पढ़नी है, 25 या 26 कंजंक्शंस आपको पढ़नी है। आज तो 2 ही हो पाएंगे, ठीक है, लेकिन इन्हें अच्छे से समझ लो, इनसे ही आपकी आधी अंग्रेजी, कंजंक्शन से 50% इंग्लिश आप करेंगे, ठीक है। तो सुबह साटी लिख रहे हैं पास्ट 8, ये क्या है? इट इज 54 पास्ट 8। हाँ समय लिख रहे होगे तो मैं समझ गया, गलत टाइप हो गया होगा, ठीक है। सभी को गुड नाइट कहने का वक्त आ गया है। नाउ इट इज टाइम टू से गुड नाइट टू एवरीबॉडी। हैव अ नाइस स्लीप, हैव अ नाइस ड्रीम। ओके, गुड नाइट सर, स्वीट ड्रीम। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, सेम टू यू। ओके, सो किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? मंजू कुछ पूछना तो नहीं है? आस्था मैम कुछ? सर आखिरकार महिलाएं घूंघट से निकल ही गईं, तो जैसे निकल गई तो इजाद मिल गई, आजाद हो गई, सेट फ्री, है ना। सेट फ्री लगाइए, सेट फ्री, द वुमेन सेट फ्री फ्रॉम द वेल सिस्टम। घूंघट प्रथा कहलाती है ना। अपन क्या लिखेंगे? आखिरकार महिलाएं, तो अपन लिखेंगे आफ्टर ऑल। ये देखिए बहुत अच्छा, देखो पूछने से सीखने मिला के नहीं। आफ्टर ऑल द, ठीक है, वीमेन,
यहाँ पर अपन वीमेन लिख देंगे, है ना, बहुत सारी महिलाओं को वीमेन कहते हैं। तो आफ्टर ऑल द वीमेन सेट फ्री, है ना, मुक्त हो गई। कौन सी प्रथा से? ठीक है, वेल सिस्टम, VEIL, वेल सिस्टम। ये बहुत समय पहले चलता था, राजा राम मोहन राय ने इसको अलग किया था, है ना, घूंघट प्रथा को आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। राजा राम मोहन राय वाज द फर्स्ट मोस्ट पर्सन हु, ठीक है, उखाड़ फेंकना कहलाता है इंग्लिश में एबॉलिश, जिसने इस प्रथा को उखाड़ के फेंक दिया था, मतलब अलग कर दिया था, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं एबॉलिश। तो राजा राम मोहन राय, इसी सेंटेंस में आगे लिख लेना, आफ्टर ऑल द वीमेन सेट फ्री वेल सिस्टम बिकॉज राजा राम मोहन राय एबॉलिश्ड, ABOLISH, एबॉलिश मतलब होता है किसी चीज को अलग कर देना, उखाड़ करके फेंक देना, यानी उसको हटा देना, एबॉलिश, ABOLISH। राजा राम मोहन राय एबॉलिश्ड दिस सिस्टम, और इस प्रथा से मुक्ति दिलाई थी किसने? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, तो ये घूंघट प्रथा सिस्टम पहले होता था भारत में। ठीक है, इन इंडियन कल्चर व्हेन वी गॉट आवर फ्रीडम देन देयर वाज a well system among the women. Women can't come out from the house without veil, बिना घूंघट के घर से निकल ही नहीं सकती थी। ठीक है, तो ठीक है, बन जाएगा। हाँ, निकल ही गई, तो आपने समझ लिया अपने कैसे को, निकल ही गई मतलब मुक्त हो गई। हाँ, और कोई कुछ पूछ रहा है? आस्था में आप तो नहीं, सेट फ्री, सेट फ्री यानी मुक्त होना। वही हाँ, सर, वही set मतलब free। मुक्त हो गई, आजाद हो गई। हाँ Yes, sir। हाँ, ओके, तो अब मैं बंद करूँ क्लास को। ठीक है, बाकी बातें आप व्हाट्सएप पे करिएगा और व्हाट्सएप पे पूछिएगा जो भी है। ठीक है, थैंक्स ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।